कंठामृत जी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कक्षा 7 के विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। अध्याय 4। पाठ का नाम है मुगल साम्राज्य। आइए जाने मुगल साम्राज्य को। पढ़ रहे हैं पाठ को, हिंदी संस्करण पढ़ रहे हैं। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। तो सबसे पहले बच्चों जाने मध्यकाल किस काल के विषय में ये संकेत किया गया है। मध्यकाल कौन सा काल है, जरा सा यहाँ पर देखें। मध्यकाल हम जो कह रहे हैं वह कौन सा काल है। तो मध्यकाल 12वीं सदी से लेकर 18वीं सदी के बीच का समय मध्यकाल कहा जाता है। इसमें आप देखिएगा कि दिल्ली के सुल्तान, जिनमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश स्थापित हुए और उसी बीच में विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ। फिर उसके बाद मंगोलों के आक्रमण भारत पर शुरू हुए और मुगल वंश की स्थापना हुई। तो जब मुगल वंश की स्थापना हुई, आज हम इसी मुगल साम्राज्य का अध्ययन करेंगे। तो उस मुगल वंश में बाबर, हुमायूं, अकबर, फिर उसके बाद मराठों का उदय होता है। फिर इसी दौर में जो है बाबर, हुमायूं और अकबर के बाद जो मुगल सत्ता पर काबिज होते हैं जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, फिर उसके बाद बहादुर शाह, जफर, इस तरह के लोग आते हैं और 1857 में मुगल साम्राज्य का पतन होता है। इसी बीच आप देखिएगा कि यूरोपीय शक्तियां जैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डैन, ये सभी लोग आते हैं। तो ये जो यूरोपीय शक्तियां भारत में आई वह समय है मुगल काल। और इससे पूर्व का जो काल कहा जाता है, इससे पहले का जो समय कहा जाता है वह कहा जाता है सल्तनत काल। तो दिल्ली सल्तनत के काल को और मुगल साम्राज्य दोनों के काल को मिलाकर हम कहते हैं मध्यकाल। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे मध्यकाल का अर्थ। अब देखिए आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। देखिए मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। इसका अंग्रेजी संस्करण भी देखें आप, आपकी जो पुस्तक है आप उसमें अंग्रेजी संस्करण भी देखें। रूलिंग एज लार्ज टेरिटरी एज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट विथ सच ए डाइवर्सिटी ऑफ पीपल and cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages. Middle Ages, Madhyakal. Quite in contrast to their predecessors, the Mughal created an empire and accomplished that had hitherto seemed possible for only short periods of time. From the latter half of the 16th century, they expanded their kingdom from Agra and Delhi until in the 17th century they controlled nearly all of the subcontinent. They imposed structure of administration and ideas of governance that outlasted their rule.
leaving a political legacy that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore. हिंदी संस्करण देखें इसका छात्र, तो आप देखिए कि 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से, यानी 1550 के बाद का जो समय कहा जाएगा वह 16वीं सदी का उत्तरार्ध कहा जाएगा। और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे और शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट एड्रेसेस द नेशन। कौन? प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रधानमंत्री। तो अभी ये एक पाठ की प्रारंभिक भूमिका है। आप आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं कि आगे लिखा गया मुगल कौन थे, यानी मुगल जो हैं कौन थे उनका परिचय आपको यहां देखना है। देखिएगा अगले पाठ में मुगल कौन थे। Who were the Mughals? The Mughals were descendants of two great lineages of rulers. From their mother's side, they were descendants of Genghis Khan, died in 1227. The Mongol ruler who ruled over parts of China and Central Asia. From their father's side, they were the successors of Timur, died in 1404. The ruler of Iran, Iraq and modern day Turkey. देखिए आप इसका हिंदी संस्करण भी देखिए। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 ईस्वी में हुई थी, के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। क्यों? देखिए अगली पंक्ति में इस बात का उत्तर है। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थीं। ये बात थी क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर जो नरसंहार हुआ था उसकी वजह से वे अपने को मंगोल या मुगल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। और ये नरसंहार किया किसने था? चंगेज खान ने। ठीक है ना? तो आगे चलते हैं। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों, अब आप देखिएगा ये शब्द है उज्बेक। उज्बेक, ठीक है ना? उज्बेक जो है कौन थे? ये भी मुगल ही थे लेकिन प्रतियोगी थे। आगे चलकर आपको पता चलेगा इनमें प्रतियोगिता थी और इन उज्बेकों पर नियंत्रण करने के लिए मुगलों ने जो भारत में साम्राज्य स्थापित किए थे, बड़े प्रयास किए थे। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा किया था। तो ये है क्यों? क्योंकि 1398 ईस्वी में इनके जो वंशज थे तैमूर, उन्होंने कब्जा किया था।
तो ये तो है मुगलों का परिचय। अब अगले प्रश्न पर देखें। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन भी किया है, चित्र बनवा कर किया है। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। चित्र को आप देखिए, जो तैमूर और मुगलों की समूह में तस्वीर प्रस्तुत करता है। चित्र में क्या है आप देखिए, चित्र को देखिए। ए मिनिएचर पेंटिंग डेटेड ऑन 1702 to 1712 of Timur, his descendants and the Mughal emperors. Timur is in the center and on his right is his son Miran Shah, the first Mughal emperor, Babur's great great grandfathers. तो ये आपके प्रश्न भी बन सकते हैं। And then Abu Said, Babur's grandfather, to the left of the Timur are Sultanate Muhammad Mirza, Babur's great grandfather, and Umar Sheikh, Babur's father. The Mughal emperor Babur, Akbar, and Shahjahan are the third, fourth, and fifth individuals of Timur's right and on his left. In the same order are हुमायूं, जहांगीर एंड औरंगजेब। तो ये फिगर 2 है और इसका विवरण यहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आइए हिंदी संस्करण देखें इसका। देखिए, अब हम जो देखें मुगल्स के अभियान, कैसे अभियान, सैन्य अभियान। मुगल्स ने जो मिलिट्री कैंपेन्स किए, मुगलों ने जो सैन्य अभियान किए उनको देखें, ठीक है ना। देखें, मुगल मिलिट्री कैंपेन। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर। बाबर कौन था, पहला मुगल एम्परर, जो यानी 1526 से 30 तक यहां पर शासन किया था। देखिए, प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 ने जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। तो ये बाबर जो था, द फर्स्ट मुगल एम्परर था, सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1494 when he was only 12 years old. He was forced to leave his ancestral throne, यानी पैतृक गद्दी, due to the invasion of another Mongol group, the Uzbeks. आप स्पष्ट कीजिए, यहां पर ध्यान रखिए कि उज्बेक मंगोल ही थे, ठीक है ना। और इन्हीं उज्बेकों ने बाबर को बाहर फेंका था, बाहर का रास्ता दिखाया था। आफ्टर years of wandering, he seized Kabul in 1504. In 1526, he defeated the Sultan of Delhi, Ibrahim Lodi, at Panipat and captured Delhi and Agra. एक टेबल भी दी हुई है, एक सारणी दी हुई है, और उस सारणी में जो तालिका है उसमें बताया गया है कि मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियान बताए गए हैं, और यहाँ एक चित्र भी दिया गया है। यहाँ जो मुगल सत्ता के लिए चुनौतियां मिल रही थी उनका आगे के अध्यायों में वर्णन है। सिखों से, मेवाड़ और मारवाड़ से, यहाँ से इनको चुनौतियां मिल रही थी। तो ये इन सब बातों का जिक्र है। उस समय गोलकुंड, आगे चल के और भी चुनौतियां मिली हैं। अब जो है ना, हम अगले पृष्ठ पर देखते हैं, पेज आगे बढ़िए। और प्रमुख अभियान दिए हैं और घटनाएं दी हुई हैं। तो टेबल 1 की जो बात हो रही थी, यानी जो सूची दी हुई है उसकी जो बात हो रही थी, उसको आप देखिए।
टेबल 1, मुगल एम्परर्स, मेजर कैंपेन्स एंड इवेंट्स। बाबर के बारे में देखिए, जो बाबर जो है 1526 से 1530 तक शासन किया। तो 1526 में डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड हिज अफगान सपोर्टर्स एट पानीपत। 1527 1527 defeated Rana Sanga Rajput rulers and allies at Khanwa. 1528 defeated the Rajputs at Chanderi, established control over Agra and Delhi before his death. देखिए क्या है कि जब बाबर 1526 में यहाँ आया तो उसने पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को हराया और उसके अफगान समर्थकों को हराया, यानी अफगान जो इब्राहिम लोदी को समर्थन दे रहे थे। 1527 में खानवा में राणा सांगा, राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को बाबर ने हराया। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में उसने यानी बाबर ने नियंत्रण स्थापित किया। अगला जो शासक आता है वह हुमायूं आता है। हुमायूं 1530 से 40 के बीच और आगे फिर 1555 से 56 के बीच शासक रहा। हुमायूं ने अपनी पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया था और प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिलाया था। तो यहाँ जो है आप देखिए कि उसका एक भाई है मिर्जा कामरान, वो बहुत महत्वाकांक्षी था। हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने मिर्जा कामरान की वजह से फीका पड़ गया। इसका मतलब यह होता है कि हुमायूं को मिर्जा कामरान से कुछ चुनौतियां मिल रही थी। Humayun divided his inheritance according to the will of his father. His brothers were each given a province. The ambitions of his brother Mirza Kamran weakened Humayun's cause against Afghan competitors. Sher Khan defeated Humayun at Chausa 1539 and Kannauj 1540, forcing him to flee to Iran. यानी मजबूर कर दिया उसको ईरान भागने के लिए। किसको? हुमायूं को। अब आगे देखिए ईरान में क्या होता है। इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द सफाविद शाह। ही रिकैप्चर्ड दिल्ली in 1555 but died the next year after an accident in this building. अब उसकी जब मृत्यु हो गई हुमायूं की, तो ईरान में जब उसने क्या कहते हैं शरण ली थी, एक तरह से सफाविद शाह की मदद ली थी। 1555 में फिर दिल्ली पर उसने कब्जा कर लिया था। फिर एक बिल्डिंग में, एक इमारत में उसकी मृत्यु हो गई। अब इसके बाद अकबर आता है। आप सोचेंगे कि 1530 से 40, फिर उसके बाद चौसा का जो 39 और कन्नौज का जो युद्ध होता है, इस बीच कौन प्रभावी रहा सत्ता की दौड़ में? तो शेर शाह सूरी प्रभावी रहा। यहां यह नाम नहीं दिया गया है, शेर शाह सूरी। देखिए आगे देखिए, अब आगे चलते हैं। हुमायूं के बाद 1556 1556 to 1605, 13 वर्ष की अल्पायु में, यानी बहुत थोड़े से कम समय में अकबर शासक बना। कौन बना? अकबर। उसके शासनकाल को हम अपने पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से 3 हिस्सों में बांटते हैं। देख लीजिए वे हिस्से कौन कौन से हैं। 1556 to 1570, 1570 to 1585 और 1585 to 1605। अब इस दौर में क्या होता है, तो 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया।
जो उसके घरेलू लोग थे उसके कामकाज में हस्तक्षेप कर रहे थे, तो अकबर अपने आप को उनसे दूर कर लिया। यानी ये जो डोमेस्टिक स्टाफ था, उस डोमेस्टिक स्टाफ से उसने दूरी बना ली। ये थे कौन? बैरम खान जैसे लोग। उसने सूरी और अन्य अफगानों, आप देखिएगा जिसका जिक्र अभी हमने किया, शेरशाह सूरी, निकटवर्ती राज्यों मालवा, गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए, मिलिट्री कैंपेन चलाए उसने। 1568 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़, यानी चित्तौड़ के शासकों पर भी उसने आक्रमण किया। 1569 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। 1570 यानी 1570 और 1585 यानी 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध मिलिट्री कैंपेन किए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्हें 1579-80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, जटिल कर दिया। 1585 और 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का तेजी से विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में, यानी अभियान उसने चलाए सफाविडों को, जो ईरान के थे। ऊपर आ चुका है ये शब्द। सफाविडों को हराकर कांधार, अफगानिस्तान का आज का वर्तमान में देखें तो कांधार उधर पड़ता है, और कश्मीर को भी जोड़ लिया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने कब्जे में ले लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार यानी प्रिंस सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर जहांगीर के नाम से शासक बना। और जो जहांगीर का समय है 1605 से 1627 के बीच का, यानी 1605 से 1627 के बीच का, तो जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के जो सिसोदिया शासक अमर सिंह ने, उसने जहांगीर की सेवाएं करना स्वीकार कर लिया, यानी अपने को समर्पित कर दिया जहांगीर के लिए। इसके बाद सिखों, अहोम असम साइड में, असम जो आज का असम है उस तरफ, और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो पूरी तरह सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को धीरे धीरे हाशिए पर धकेलने यानी किनारे करने की कोशिश की, लेकिन असफल। इसके बाद जो शासक आता है शाहजहां। शाहजहां का समय है 1627 से 1658 तक, और फिर उसके बाद एक बड़ा शासक आता है औरंगजेब। तो इन दोनों को देख लेते हैं। शाहजहां जो है, दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। दक्कन भारत के दक्षिण का हिस्सा, डेक्कन प्लेटो और उसके नीचे का भाग। अफगान अभिजात खान जहां लोदी ने विद्रोह किया, ठीक है ना, और वह पराजित भी हो गया। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान किए शाहजहां ने, ठीक है, जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध, उज्बेक कौन थे? मंगोलों की एक शाखा थे, पूर्व में आपको बताया जा चुका है, जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफाविडों के हाथ में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में शाहजहां ने मिला लिया। बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657 से 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के लिए झगड़ा शुरू हुआ। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके 3 भाई मार दिए गए। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा के किले में कैद कर दिया गया। अब इसके बाद जो शासक आता है वह औरंगजेब आता है।
1658 to 1707। 1663 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई नॉर्थ ईस्ट की तरफ, परंतु 1680 में उन्होंने दोबारा यानी पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियान के अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के मराठों के खिलाफ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इस कारण उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। अब ये इंटरवेंशन होने की वजह से मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में तो सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया था। शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले, उन्होंने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो ये मराठा शक्ति का उदय हो गया। ये क्षेत्र कौन सा है? महाराष्ट्र का मुख्यतः और उसके आसपास का क्षेत्र। उन्होंने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया। ठीक है। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। ये ऊपर वाला अकबर नहीं है, इसे अकबर द्वितीय कहा जाता है। ठीक है ना, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह भी कहां भागा? सफाविद के पास, जो ईरान के थे। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेना भेजी और 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। तो 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे। छापामार पद्धति का मतलब क्या है? गुरिल्ला वारफेयर। गुरिल्ला वारफेयर जो कर रहे थे, कौन? विशेषकर मराठे के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों, सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। यानी औरंगजेब के समय में भारत के भीतर से कई स्थानों से बड़े बड़े विद्रोह शुरू हो गए। और फिर क्या हुआ? उसकी मृत्यु के पश्चात फिर से उत्तराधिकार के लिए मुगलों के बीच में युद्ध हुए। तो अब इसके बाद जो शासक आते हैं वे उतने प्रभावी नहीं रहे, और इसी बीच आप देखेंगे कि यूरोप की शक्तियां आना शुरू होती हैं, और आप देखें कि जो यूरोप की शक्तियां आती हैं वे अपना धीरे धीरे प्रभाव जमाना शुरू करती हैं। तो आज की कक्षा